Hello students, let's start the today's class with our topic human brain. So इस टॉपिक में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे हमारी पूरी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। हमारे चलने से लेकर, हमारे बोलने से लेकर, हमारे बैठने से लेकर, उठने से लेकर सारी एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं रीड करूँगा लाइन बाय लाइन, फिर मैं उस लाइन का आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर भी जो भी डाउट हो आपको प्लीज़ क्लियर करते जाइएगा। ओके, इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन क्या था? आपको कोई भी चीज़ गर्म लगी, ठंडी लगी, डरावनी लगी, आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। तो वो जो एक्शन सडन एक्शन होता है, गाड़ी सामने से आ रही है, आप तुरंत हट जाते हैं, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन नहीं है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के कॉम्बिनेशन का फंक्शन है। ओके, ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स। हम जानते हैं कि हम सोचने वाले इंसान हैं। ओके, हम सोच सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड ऐसी नर्व्स से मिलकर बनती है जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक छोड़ना। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब समझता है कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या। क्या वो किसी गर्म चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या वो ठंडी चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या वो भागने के लिए बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन में है क्या। तो ब्रेन इस चीज़ को समझता है, फिर उस समझी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिएक्शन मैसेजेस के फॉर्म में सेंड करता है। वो रिएक्शन वापस स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है और स्पाइनल कॉर्ड फिर मसल्स को वही रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। ओके, ताकि मसल्स अपने हिसाब से मूव कर सकें। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। जो थिंकिंग है यानी सोचना है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं और न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, मतलब दिमाग के कनेक्शंस बहुत सारे जुड़े होते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन ब्रेन। ये जो न्यूरल कनेक्शंस हैं ये ब्रेन में कंसनट्रेटेड होते हैं। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो कंस्टिट्यूट करता है, यानी वो मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपको कोई बोले तो आप सीधा सीधा उसको आंसर दे सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसमें सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, जितनी भी नर्व्स होती हैं, नर्व्स मतलब क्या होता है? ऐसी पतली पतली न्यूरॉन से बनने वाली नाड़ियाँ जिनसे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। इन्फॉर्मेशन किस तरह की? आपने किसी चीज़ को छुआ तो वो गर्म थी, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक ले जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। कौन ले जाएगा? नर्व्स। ओके, और फिर तारें होती हैं, मतलब एक तरह की पतली पतली, जैसे बिजली की तारें हमारे घर पे होती हैं उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी नर्व्स होती हैं, उसी तरह वही काम करती। ठीक है, इन्फॉर्मेशन या सिग्नल को पहुंचाने का काम करती है। कहाँ से? जहाँ से सिग्नल आ रहा है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस से स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से उस हिस्से तक, ओके, जहाँ से सिग्नल आया था। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, वो साथ में मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना लेता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारा कुल मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे थे, तो ये पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और एक साथ जोड़ देते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। हम हमारे एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं। कैसे एक्शंस?
राइटिंग यानी लिखना, टॉकिंग यानी बोलना, मूविंग अ चेयर मतलब चेयर को हिलाना, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना। ठीक है, तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्शंस जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से बोल पाते हैं, जब मर्ज़ी हो चुप हो जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने पैर को हिला हिला पाते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, फिंगर हिला सकते हैं, चल सकते हैं। ओके, तो ये जो एक्शंस है जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, दैट आर वॉलेंट्री एक्शंस। और जो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते हैं, हम जिसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे सोचना हो गया, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में थिंक करते रहना, वो हमारे बस में नहीं होता, वो अपने आप थॉट चलने लगता है। फिर कोई भी चीज़ अगर आपकी आँख की तरफ आए, आँख तुरंत बंद हो जाती है, तो वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो आपके बस में नहीं होता है। ठीक है, और आपके दिल का धड़कना यानी हार्ट का धड़कना, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी आपके बस में नहीं होता। खाने का पेट में नीचे जाना, इंटेस्टाइन में जाना, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, खाने को आप बीच में रोक नहीं सकते कि यार गले के पास रुक जाओ, 15 मिनट बाद नीचे जाना है, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो वो आपके बस में नहीं है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये दूसरा तरीका है जिसमें नर्वस सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है किसको, मसल्स को। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो कम्युनिकेशन होता है किसके किसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, तो उसमें बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स यानी ब्रेन की नर्व्स और बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं क्रेनियल नर्व्स तक। फिर क्रेनियल नर्व्स का काम होता है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना ब्रेन के अंदर, फिर वही इन्फॉर्मेशन वापस स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स के पास छोड़ देना। ओके, द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। इसीलिए ब्रेन जो है वो अलाउ करता है, अलाउ करता है मतलब परमिट करता है क्या करने के लिए, सोचने के लिए। ठीक है, और डिसीजन लेने के लिए उस थिंकिंग पे बेस्ड। ठीक है, द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पूरा किया जाता है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से, विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और अलग अलग आउटपुट देते हैं। ओके, द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर रीजन्स, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। द फोर ब्रेन है वो मेन पार्ट होता है सोचने वाला। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इसमें ऐसे ऐसे रीजन होते हैं जो कि सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं अलग अलग रिसेप्टर से। जितने भी रिसेप्टर होते हैं उनसे सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। जो अलग अलग एरियाज़ होते हैं फोर ब्रेन के वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, जैसे जो अपना फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, तो वो हियरिंग, स्मेल, साइट और ये सब का काम करता है। ठीक है, सारी मतलब हम देख पाते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमको देखने में, सुनने में, है ना, क्योंकि अलग अलग जो नर्व्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन is interpreted by putting it together with information from another receptor as well as information that is already stored in the brain। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बोल रहा है कि अलग अलग एरियाज़ हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, प्रोसेस करने और फिर वापस से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे हमको जो हमको टेस्ट आता है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे मुंह में जो टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट के लिए
गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन में। क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर, जो टेस्ट का पता लगाते हैं। ऐसे स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो कि चीज़ों को पहचानने में मदद करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस, अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज। इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड एक डिसीजन लिया जाता है जो कि ये बताता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या, कि सामने से गाड़ी आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को मिली। अब ब्रेन ये रिस्पॉन्ड करेगा कि उस गाड़ी के सामने से निकलना है या पीछे हट जाना है। ठीक है, तो ये डिसीजन होता है ब्रेन का। So, how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of the voluntary muscles. For example, our leg muscles. हाँ, तो जो वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती है हमारे ब्रेन के, मतलब जैसे लेग मसल हो गई, हैंड की मसल्स हो गई। लेग की मसल्स आप जब चाहे हिला सकते हैं, लेग को जब चाहे हिला सकते हैं। ठीक है, हाथ को जब चाहे हिला सकते हैं। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। कुछ सेंसेशन ऐसे होते हैं जो देखने और सुनने के लिए डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। हमें कैसे पता चलता है कि हमने बहुत सारा खा लिया है? एक सेंसेशन आती है हमारे पेट से कि हमारा पेट फुल हो गया है, उससे हमें पता चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, एक जगह होती है जो कि भूख से एसोसिएटेड होती है, हंगर से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, विच इज़ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि एक अलग हिस्सा है फोर ब्रेन का। ये देखिए, ये ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ये लगभग इसका वेट होता है 1200 से 1400 ग्राम। ओके, या 1.5 केजीज के आसपास होता है। मतलब एक एवरेज ह्यूमन का जो वेट होता है उसका 2% होता है ह्यूमन ब्रेन। ओके, जैसे एवरेज ह्यूमन का वेट अगर 70 केजीज है तो 1.4 केजी का ह्यूमन का ब्रेन होगा। ओके, तो लगभग 2% कवर करता है वो। तो ब्रेन का आप देख सकते हैं, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में अंदर आप देख सकते हैं एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, कॉइलिंग टाइप की है। जैसे इंटेस्टाइन थी वैसे कॉइलिंग टाइप की है। तो इस कॉइलिंग को बोलते हैं सेरिब्रम। ओके, और ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहती हैं स्कल से। स्कल जो होता है यानी कपाल, जो खोपड़ी होती है, तो वो क्रेनियम की बनी होती है। ओके, बहुत सारे इसमें जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट्स होते हैं, तो इससे मिलकर ये स्कल बनता है। ठीक है, तो ये जो फोर ब्रेन है तो ये प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। उसके अंदर है सेरिब्रम। ठीक है, फिर मिड ब्रेन आया, फिर नीचे हाइंड ब्रेन आया। तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओके, थैलेमस, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन है उसमें पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। ठीक है, तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम आ जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन में आ जाता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थैलेमस, और हाइंड ब्रेन में आ जाता है पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो मैं जैसे जैसे नाम लेता जा रहा हूँ, आप प्लीज़ गौर करते जाइए कहाँ पर क्या चीज़ इंडिकेटेड है, लेबल्ड कौन सी चीज़ है कहाँ पे। ओके, स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। क्या हम हर एक पार्ट के फंक्शन का पता लगा सकते हैं? लेट अस लुक एट ईच अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स जो वर्ड है उसका दूसरा इस्तेमाल हम देखते हैं कैसे होता है। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। मतलब हम जब भूखे होते हैं और हम किसी ऐसे खाने को देखते हैं, जो हमको बहुत पसंद है। सपोज़ हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हमने अगर घर पे बनी हुई कोई अच्छी सब्ज़ी, ओके, या फिर कोई टेस्टी पुलाव टाइप या फिर कुछ भी ऐसा
देख लिया हमने, तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है, ठीक है। तो वो एक तरह का रिफ्लेक्स होता है, वो हम जानबूझ के नहीं लाते, पानी आ जाता है अपने आप, तो एक तरह का वो भी रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। हमारा जो दिल धड़कता है वो भी एक तरह का रिफ्लेक्स है, वो हमारे बस में नहीं होता है, ओके। इन फैक्ट वी कैनॉट कंट्रोल दीज एक्शंस बाई ईजिली बाई थिंकिंग अबाउट देम। हम इन एक्शंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है, अगर हम सोचे तो भी नहीं कर सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें सोचना पड़ता है सांस लेने के लिए या फिर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जो हैं ये रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। डू वी हैव टू थिंक और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? बिल्कुल नहीं। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control. हमारे पास एक दूसरा सेट होता है मसल मूवमेंट का जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, दैट आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो आपने एक चीज़ देख ली कि ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके बस में नहीं होते, जैसे खाने का नीचे जाना, दिल का धड़कना, ठीक है, आँखों का बंद हो जाना जैसे कोई चीज़ सामने आती है, ओके। तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ये किसका काम होता है? ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम, इन तीनों, इन 5 जो चीज़ें हैं, इन पांचों चीज़ों का काम होता है क्या? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को करना, ओके। अब देखते हैं ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये सब सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है ब्रेन, ओके, इसीलिए इतना कठोर स्कल दिया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेन जो है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ बॉडी में कोई एक चीज़ करवा रही हो तो उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। तो इसीलिए बॉडी डिज़ाइन की जाती है ताकि ब्रेन जो है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर रह सके, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स, वो बॉक्स क्या है? आपका स्कल या कपाल, ठीक है। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption। जो बॉक्स है यानी जो स्कल है अपना, उसमें जो ब्रेन रखा हुआ है वो एक फ्लूइड फिल्ड बलून में रखा होता है। फ्लूइड फिल्ड मतलब एक फ्लूइड सा भरा होता है, ठीक है, एक फ्लूइड सा भरा होता है हमारे ब्रेन के खोपड़े के अंदर, ओके, ताकि वो ब्रेन जो है हमारा वो प्रोटेक्ट रह सके। किससे? शॉक वगैरह से, मतलब जैसे हम गिर गए सर के बल या फिर दीवार से टकरा गए तो हमारे ब्रेन को कोई चोट ना पहुंचे ज़्यादा, इसके लिए ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ब्रेन के अंदर नहीं भरा होता एक्चुअली, ब्रेन और स्कल जो हमारा खोपड़ी है और जो ब्रेन है उसके बीच में वो फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर कैसे? जैसे हमारी बाइक हो गई, कार हो गई, उसमें गड्ढे से प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है हमारे स्कल के अंदर जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, ठीक है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। आप अगर अपनी पीठ के बीचों बीच हाथ लगाएं तो एक उठा हुआ बम्पी सा स्ट्रक्चर दिखेगा बीचों बीच पूरा, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और या तो फिर बैकबोन, यही बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। हाउ डज़ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? कैसे ये नर्वस टिश्यू जो है वो एक्शन कॉज करता है? सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। हम बहुत टाइम से नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्शन कैसे करता है। एक्शन मतलब कोई भी काम कैसे करता है।
एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, और कैसे ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर कैसे उस इन्फॉर्मेशन को भेजता है पूरी बॉडी में, प्रोसेस करता है, ठीक है, डिसीजंस बनाता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन, और कैसे उन डिसीजंस को कन्वे करता है, कन्वे मतलब पहुंचाता है, ठीक है, मसल्स के पास, ताकि वो एक्शन पूरा हो सके। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। अंत में एक ही चीज़ हमें समझ में आती है कि ठीक है, सोचना काम हो गया ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का काम हो गया इन्फॉर्मेशन को लाना, ले जाना, पहुंचाना ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी तक, ओके। बट असली काम तो मसल्स ही करते हैं। मतलब कोई भी एक्शन करना होगा, चलना होगा, फिरना होगा, दौड़ना होगा, है ना, उठना होगा, गिरना होगा, तो ये सारा काम कौन करता है? मसल्स ही करते हैं। तो अल्टीमेटली कौन है रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट के लिए? मसल्स, ठीक है। मतलब अगर किसी इंसान को पैरालिसिस है, उसका दिमाग सही चल रहा है बट उसकी बॉडी काम नहीं कर रही, तो उसके दिमाग के सही चलने का कोई मतलब नहीं है, ओके। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? एनिमल मसल्स यानी हमारी मसल्स और एनिमल्स की मसल्स कैसे मूव होती हैं, आइए पता लगाते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल, जब एक नर्व इम्पल्स यानी एक सिग्नल, एक मैसेज जब पहुंचता है कहाँ? मसल के पास, द मसल फाइबर मस्ट मूव, मसल फाइबर जो है वो मूव करता है। हाउ डज अ मसल सेल मूव? कैसे एक मसल सेल मूव करता है? सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊं तो मसल सेल जो है वो मूव करता है कैसे? मसल सेल मूव करता है अपना शेप चेंज करके, अपना साइज़ चेंज करके, ठीक है। मतलब कैसे शेप और साइज़ चेंज करता है मसल सेल? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, तो उससे मूवमेंट होता है, क्योंकि जो मसल सेल है उसका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप? कैसे मसल सेल्स जो है अपना शेप चेंज कर लेते हैं? शेप तो चेंज कर लेते हैं, हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन वो अपना शेप कैसे चेंज करते हैं? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। इसका आंसर जो है हमें सेल के अंदर जो केमिस्ट्री होती है, मतलब जो एटीपी है, फिर एडीपी में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं, तो ये सब थोड़ा हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, मसल सेल्स के पास स्पेशल प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन्स का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में मदद करते हैं। दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। When this happens, new arrangement of these protein give the muscle cells a shorter form. नया अरेंजमेंट जो होता है इन प्रोटीन्स का, वो मसल सेल्स को शॉर्टर फॉर्म देता है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, इतना समझ लीजिए कि जब हमने मसल टिश्यू की बात की थी क्लास 9th में, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स, बहुत सारी मसल्स थी, सच एज वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। बेस्ड ऑन वॉट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वॉट डू यू थिंक द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वुड बी? ये सब चीज़ें सोचने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस हैं इन सब में? ओके, तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। एनिमल्स में यानी हम लोगों में, एनिमल्स में एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है सोचने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ओके। बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, ना प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होता है। सो हाउ डे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई से? मतलब टच वगैरह से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इन्वायरमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हेन वी टच द लीफ ऑफ छुई मुई, आपने छुई मुई प्लांट छुआ होगा, उसकी लीफ कैसे बंद हो जाती है, उसको टच मी नॉट भी बोलते हैं, ओके। तो एक मिमोसा फैमिली का प्लांट है, मिमोसा एक फैमिली है प्लांट की, उसका एक प्लांट है टच मी नॉट, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं। उसको छूने के बाद कैसे वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट कैसे होते हैं प्लांट में, आइए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। कैसे एक बीज जो है वो जर्मिनेट करता है, मतलब आप उसको गड़ा देते हैं और कैसे उससे पूरा का पूरा पेड़ निकल आता है। द रूट गोज़ डाउन
the stem comes up in the air, what happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move quickly in response to touch. हमने जैसे ही छुआ तो वो जो सेंसिटिव प्लांट था, टच मी नॉट, वो उसकी पत्तियाँ बंद हो गई। तो ये सब खेल होता है। जो पानी भरा रहता है पत्तियों में, उनका पानी एकदम से भागता है किस तरफ? दूसरी तरफ। तो वो पत्तियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ठीक है। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, मतलब प्लांट बढ़ता या घटता नहीं है, सिर्फ मूव करता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाई ग्रोथ। वहीं दूसरी हाथ में हम देखें कि जो बीज हमने गड़ाया है और जो पौधा निकल रहा है, तो वो जो छोटे से बड़ा हो रहा है वो ग्रोथ है। बट ये जो छुई मुई हमने छुई थी और ये बंद हो गई, तो ये ग्रोथ नहीं है, ये मूवमेंट है। ओके। ग्रोथ और मूवमेंट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। मतलब एक बार कोई, अगर आप हैं, आप जितने 5 साल की उम्र में थे, 10 साल की उम्र में थोड़ा सा हाइट आपकी और बढ़ गई, 15 साल की उम्र में और बढ़ेगी, तो आप अब छोटे नहीं हो सकते, आप वापस से उतने नहीं हो सकते जितने 5 साल के थे। तो दैट इज़ ग्रोथ। आप रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है। आप घट नहीं सकते, आपका साइज़ छोटा नहीं हो सकता, दैट इज़ ग्रोथ। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब आपने अपने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक मूव किया, फिर वापस उसी कोने पे आ गए, तो जहाँ पर थे वहीं पर आ गए। तो मूवमेंट इज़ रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाती, बट ग्रोथ इज़ इरिवर्सिबल। ओके। On the other hand, the directional movement of the seedling is caused by growth. If it is prevented from growing, अगर रोक दिया जाता है उसको ग्रो करने से, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट 2 तरह की मूवमेंट शो करते हैं, एक जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है और एक जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर टच मी नॉट प्लांट बना हुआ है। पहला जो डायग्राम है उसमें टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई जो है पूरा खुला हुआ है। जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो देखिए सेकंड वाले डायग्राम में वो बंद हो जाता है। ठीक है। ये कैसे होता है, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है टच या फील। ठीक है। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। हम पहले मूवमेंट की बात करते हैं। सच एज द सेंसिटिव प्लांट, जैसे ये नीचे प्लांट बना हुआ है। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हुई है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जो प्लांट है वो अपनी पत्तियों को मूव करा लेता है टच के रिस्पॉन्स में। बट देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू, पर कोई नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉर एनी मसल टिश्यू, ना कोई मसल टिश्यू इन्वॉल्व होता है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच। कैसे जो प्लांट है वो टच को डिटेक्ट करता है, यानी छूने को डिटेक्ट करता है। एंड हाउ डू लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और कैसे जो लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं वो मूव करती हैं रिस्पॉन्स में। ठीक है। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, अगर हम ये सोचें कि कहाँ पर प्लांट छुआ गया है, एंड वॉट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और कौन सा पार्ट जो है, कौन सा हिस्सा जो प्लांट का है वो एक्चुअली मूव करता है, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। ये तो पक्का है कि जो मूवमेंट है वो अलग होती है कहाँ से? जहाँ पर आपने छुआ है वहाँ से। ठीक है। जहाँ पर आपने छुआ है वहाँ तो मूवमेंट होती ही होती। ठीक है। तो वही बोल रहा है, इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो ये अपेरेंट है, अपेरेंट मतलब ये सडन है कि मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे अलग है। ठीक है। जहाँ पर आपने छुआ है वहाँ से और नॉर्मल मूवमेंट से। सो द इन्फॉर्मेशन दैट टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जहाँ पर आपने छुआ है वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जा रही होगी, ताकि जो टच मी नॉट की पत्तियाँ थी वो बंद हो गई। सो द इन्फॉर्मेशन दैट टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द प्लांट ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन। जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स जो है वो यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल्स, पर एनिमल्स की तरह उनमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है प्लांट्स में। ठीक है। वो कैसे इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल केमिकल मैसेजेस से कैरी करते हैं, ये सिर्फ केमिकल मैसेजेस होते हैं,
प्लांट्स में, जिनको हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। कुछ सेल्स जो होते हैं उनका शेप चेंज होना होता है। कैसे? पानी एकदम से निकल जाता है उन सेल से तो मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। वो मैं आपको जब क्लास में सामने सामने बताऊंगा तो डायग्राम बना के बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। ये भले ही आपको अभी लग रहा हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आप इसको रीड करिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्लास में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। Instead of the specialized protein found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them. सीधी बात है, जैसे हमारी बॉडी में जो भी चेंज होता है, मूवमेंट होता है जो भी, वो कुछ स्पेशल सेल्स के द्वारा होता है, मसल सेल्स के द्वारा होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो वाटर के अंदर बाहर होने से होता है, ठीक है। वाटर ज़्यादा है और वो वाटर जो है मूव करता है, तो प्लांट जो है वो उसके अंदर भी मूवमेंट होता है। प्लांट के अंदर जो पानी भरा है, जैसे ही वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती में तेज़ी से जाता है, जैसे ही हम छूते हैं तो वो पानी तेज़ी से भागता है, तो उससे जो पत्ती थी वो सिकुड़ जाती है, ओके, या बंद हो जाती है। तो यही रीज़न होता है प्लांट में मूवमेंट का, वाटर का चेंज होना, अमाउंट में चेंज होना, जितना वाटर था उसका अमाउंट में चेंज होना, ठीक है। उससे स्वेलिंग भी होती है प्लांट में, श्रिंकिंग भी होती है, शेप और साइज़ भी चेंज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, जो भी डाउट हो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, बार बार एनसीईआरटी को रीड करते रहिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।